और शुरुआत बड़ी खबर और दुखद खबर से। भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में अब से कुछ देर पहले प्रणब दा ने अंतिम सांसें ली। 84 साल के प्रणब मुखर्जी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और वेंटिलेटर पर थे। बीते दिनों प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उनकी सर्जरी भी हुई थी। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी दी। मनमोहन सिंह की सरकार में प्रणब दा रक्षा, वित्त और विदेश मंत्री रहे और फिर 2012 से 2017 तक वे देश के 13वें राष्ट्रपति भी रहे। प्रणब मुखर्जी के निधन से सियासी गलियारे में शोक की लहर है। देश भर में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। तो करीब 5 दशकों का लंबा राजनीतिक कैरियर, तो यूं कहा जा सकता है कि एक युग, राजनीति का एक युग चला गया, एक युग का अवसान हुआ है आज। जो राजनीति में हर मुकाम पर रहे। शुरुआत 1969 में पहली बार कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य बने और उसके बाद से राष्ट्रपति तक का सफर। और प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है, संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि वो एक स्टेट्समैन थे जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हर तबके की सेवा की है। प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक करियर के दौरान आर्थिक सुधारों को लेकर भी आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में योगदान दिया। तो पीएम का प्रणब मुखर्जी को नमन ट्वीट के जरिए। वो एक शानदार सांसद थे जो पूरी तैयारी के साथ जवाब देते थे। प्रणब मुखर्जी के निधन से पूरा देश दुखी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री प्रणब मुखर्जी का निधन राष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है। पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित एक अग्रणी नेता और दयालु इंसान थे। हम उनके मार्गदर्शन को गहराई से याद करेंगे और उन्हें और उनकी दृष्टि को लंबे समय तक याद रखेंगे। हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री झारखंड। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। याद किया है, प्रणब दा हर किसी से स्नेह रखते थे। मेरे प्रति उनका स्नेह अविस्मरणीय है। वो हमेशा कहते थे कि सत्ता मिलने पर गरीबों की सेवा की जाए। गरीब और जरूरतमंदों की सेवा ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। उनका यूं चले जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, लेकिन उनकी सीख हमेशा मेरे साथ रहेगी। इसके अलावा बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी प्रणब मुखर्जी के निधन पर ट्वीट कर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। बाबूलाल ने लिखा, पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। दिवंगत आत्मा को शांति और उनके प्रियजनों, शुभेच्छुओं को इस असीम दुख को सहने की शक्ति मिले। ईश्वर से यही प्रार्थना है। विनम्र श्रद्धांजलि। नेता सरयू राय ने भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, प्रणब दा के निधन से दुख और गहरी पीड़ा हुई। वो एक राजनेता, विचारक और वास्तव में एक जननेता थे। समाज के सभी वर्गों में उनकी प्रशंसा हुई है। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। सरयू राय, पूर्व मंत्री, झारखंड। और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद केंद्र सरकार ने 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। प्रणब मुखर्जी ने सैन्य अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्हें 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज सुबह जारी एक स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा गया था कि वो गहरे कोमा में हैं और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है और शाम होते होते उन्होंने आखिरी सांस ली। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं संसद भवन की तस्वीरें। राष्ट्रध्वज झुकाया गया। प्रणब मुखर्जी भारत रत्न भी, जिनके निधन के बाद 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की गई और राष्ट्रध्वज झुकाया गया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का देवघर से खास लगाव था। राष्ट्रपति रहते हुए प्रणब मुखर्जी 3 बार देवघर आए थे। पहली बार 30 अप्रैल 2013 को वे देवघर आए थे। इस दौरान उन्होंने 3 योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास किया था।
इनमें देवघर में क्यू कॉम्प्लेक्स योजना, देवघर बासुकीनाथ सोलर सिस्टम और 14 मेगावाट का सोलर प्लांट शामिल है। इस दौरान प्रणब मुखर्जी ने बाबा मंदिर में पूजा अर्चना भी की। आखिरी बार प्रणब मुखर्जी 2 अप्रैल 2017 को देवघर आए थे। अब आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल्हान के 2 बड़े अस्पतालों में लापरवाही से मरीज की मौत और इस दौरान परिजनों के साथ अस्पताल प्रबंधन के व्यवहार ने पूरी व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला दिया है। टीएमएच में जहां मरीज की मौत के बाद मारपीट की नौबत आ गई, वहीं एमजीएम में इस लापरवाही से मरीज की मौत पर खुद सीएम ने संज्ञान लिया है। जमशेदपुर के सबसे बड़े निजी अस्पताल टीएमएच में एक बार फिर इलाज में लापरवाही से मरीज की मौत का आरोप लगा है, जिससे नाराज परिजनों ने अस्पताल के गार्ड के साथ मारपीट की और तोड़फोड़ भी की। 2 मरीजों की मौत से आक्रोशित लोगों का आरोप है कि डॉक्टर मरीजों का इलाज नहीं करना चाहते और कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव वाले मरीजों को भी कोविड वार्ड में डालकर मरने के लिए छोड़ देते हैं। गोलमुरी के कुलदीप सिंह और ओल्ड पुरुलिया रोड के एक शख्स की मौत के बाद रोते बिलखते परिजन प्रबंधन को कोसते रहे। पेशेंट मरता है, मरने दो, कोई डॉक्टर का जरूरत नहीं है, वहाँ देखने का जरूरत नहीं है। जो आ गया उसको पॉजिटिव बोल के बस मर गया तो 4 बार 10 बार फोन कर रहे हैं, खाली ये लोग ऐसे करता है जैसे पता नहीं ये लोग का कर्जा लिए है। सब पेशेंट का कंडीशन क्रिटिकल है तो घर वाले लोग देखते नहीं आएगा। अब इन लोग का ऊपर केस करेंगे। हम कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ नहीं। हम यहाँ से 2 घंटा से हम यहाँ परेशान फिर रहे हैं, मेरे को कोई नहीं खबर मिल रहा है। डॉक्टर जीएम बोल रहा है पेशेंट जिंदा है, सिक्योरिटी गार्ड है, ऑफिस नहीं जाने दे रहा है। क्या मतलब है? आप लोगों का रूल्स के आगे इंसान का जिंदगी कुछ नहीं है। इधर कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल का भी हाल कुछ ऐसा ही है। लापरवाही और संवेदनहीनता की हद ऐसी कि बुखार से तप रहे एक मरीज को इमरजेंसी तक में न बेड मिला न वार्ड तक ले जाने के लिए स्ट्रेचर। काफी चिल्लाने के बाद एक डॉक्टर देखने आया, तब तक उसकी जान जा चुकी थी। कि भाई को हम उतार के हम लेके गए इमरजेंसी वार्ड में, जहाँ बेड हमको नहीं मिला। ठीक है, बेड नहीं मिलने के कारण जो है ना फर्श पर लौटा के जो है ना ट्रीटमेंट कराया गया, जहाँ पर जो है ना उनको जो है मुक्त घोषित कर दिया गया। वहीं प्रबंधन का दावा है कि मरीजों की बोझ से करा रहे एमजीएम अस्पताल में संसाधनों का भले ही अभाव है, लेकिन इलाज हमारी पहली प्राथमिकता है और फर्श पर ही सही सबसे पहले उसकी जांच की गई थी। लेकिन ईसीजी में ही ये पता चला कि जो मरीज आया है वो मृत है और ये ईसीजी फाइंडिंग्स में भी आ चुका है। इसलिए ये आरोप कि इलाज नहीं करवाया और इलाज के अभाव में मरीज तड़प कर मर गया, ये गलत है। इसलिए कि मरीज को जो लाया गया था वो मरीज ही ब्रॉड डेड था। एमजीएम की घटना पर सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लेते हुए डीसी और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को तुरंत इस मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब टीएमएच हो या एमजीएम अस्पताल, कोरोना संकट में मरीजों के इलाज में लापरवाही और संवेदनहीनता आम बात हो गई है और लापरवाही छिपाने के लिए मृतक को कोरोना पॉजिटिव बता दिया जाता है। आशीष तिवारी, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। कोरोना संकट में थमा कारोबार कल से रफ्तार पकड़ सकता है। झारखंड में कल से बसों का परिचालन शुरू हो रहा है। इसके साथ ही सैलून, स्पा, होटल और रेस्टोरेंट भी खुल रहे हैं, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए कई शर्तों के साथ सीमित सेवाएं ही मिलेंगी। पांच महीने बाद एक बार फिर 1 सितंबर से सड़कों पर बसें दौड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोरोना संकट में निजी बसों की सवारी महंगी होने वाली है। बस में सोशल डिस्टेंसिंग की कीमत यात्रियों को ही चुकानी होगी, यानी एक यात्री को 2 सीटों का किराया देना होगा, क्योंकि सरकार ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए क्षमता से आधी सवारी के साथ राज्य के अंदर और कंटेनमेंट जोन से बाहर बसों को चलाने की अनुमति दे दी है। लिहाजा बस मालिकों ने अपने नुकसान का भार यात्रियों की जेब पर डालने का फैसला किया है।
कि सरकार ने हमको निर्देश दिया है कि आप आधा पैसेंजर लेके चलिएगा, 2 सीट में 1 पैसेंजर लेके चलिएगा, तो हम 2 सीट का यात्री से पैसा लेंगे। जैसे 15 दिन बाद 20 दिन बाद सरकार बोलेगा कि फुल सीट लेके चलिए, 1 पैसेंजर का 1 सवारी लेने लगेंगे, तो हम भाड़ा नहीं बढ़ा रहे हैं। हम लोग स्टैंड के अंदर में माइक वगैरह लगवा दिए हैं, अनाउंसमेंट भी लगातार जारी रहेगा। जैसे एयर में अनाउंसमेंट करते चलता है ना कि गाड़ी स्टार्ट होने के पहले, तो 24 घंटा माइक से अनाउंस होते रहेगा। उस चीज के लिए व्यवस्था बना दिया गया है। बसों पर लगे ब्रेक हटाने से पहले यात्री किराया और सावधानियों को लेकर रांची में जिला प्रशासन और बस ऑनर एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें सावधानी के सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। बस मालिकों के सामने संक्रमण से बचाने वाली शर्तें रखी गई और मांगों पर विचार का आश्वासन दिया गया। जो भी सक्षम उसमें अथॉरिटी है निर्णय लेने के लिए, उनको कन्वे किया जाएगा। उनकी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड्स हैं जो नगर निगम, परिवहन विभाग, नगर प्रशासन सभी से रिलेटेड है, तो वहां पर हम लोग उसकी बात को पहुंचा देंगे। बस में ड्राइवर, कंडक्टर को मास्क और फेस शील्ड लगाना अनिवार्य होगा। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। क्षमता से आधी सीटों पर ही यात्री बैठेंगे। बस में चढ़ने से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। बसों में स्प्रे और सैनिटाइजर रखना होगा। हर यात्री के उतरने के बाद सीटों को सैनिटाइज करना होगा। जहां ठहरने की व्यवस्था है, बसें वहीं ठहरेंगी। शर्तों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। बसों के साथ ही 1 सितंबर से झारखंड में कई और कारोबार पर लगी ब्रेक हट रही है। होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, मॉल और सैलून भी खुल रहे हैं। धनबाद में जिला प्रशासन ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के साथ बैठक कर पूरा प्रोटोकॉल समझाया है और ग्राहकों के आने से पहले होटल, रेस्टोरेंट को सैनिटाइज करने के साथ ही सभी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। डॉर्मेट्री का इस्तेमाल अभी हम लोग वर्जित कर रहे हैं। जो भी होटल्स होगा, अगर सेपरेट लैट्रिन बाथरूम होगा उसी का इस्तेमाल करेंगे और होटल में समय समय पे रोज सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी झारखंड में पिछले 5 महीने से बस स्टैंड में पसरा सन्नाटा खत्म हो रहा है, तो होटल, सैलून और स्पा और मॉल भी गुलजार नजर आएंगे। अनलॉक 4 के तहत इन व्यवसाय में मिली छूट के दायरे से हर कोई राहत की उम्मीद कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार और ओम प्रकाश के साथ धनबाद से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। चारा घोटाला केस में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को रिम्स निदेशक के बंगले में रखने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता मनीष कुमार ने लालू को रिम्स निदेशक के बंगले में रखने को जेल मैनुअल का उल्लंघन बताया है। साथ ही लालू प्रसाद को होटवार जेल में शिफ्ट करने की मांग की है। इसे लेकर मुख्य सचिव, जेल अधीक्षक, केंद्र सरकार और सीबीआई को भी पार्टी बनाया गया है। झारखंड हाईकोर्ट में दायर पीआईएल में 1998 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का भी हवाला दिया गया है। चारा घोटाला मामले में 1998 में लालू प्रसाद की जब गिरफ्तारी हुई थी, तब राजनीतिक पहुंच के कारण लालू को बीएमपी गेस्ट हाउस में रखा गया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद को बेऊर जेल भेजने का निर्देश दिया था। श्री लालू प्रसाद यादव जी जो एक चारा घोटाला में कन्विक्ट हैं, करोड़्स ऑफ रुपीस का डिफॉल्केशन के मामले में कन्विक्ट हैं, और उनको डायरेक्टर का बंगला जो कि रिम्स का डायरेक्टर के लिए ईयर मार्क्ड है, ये अलॉट करना ये कतई सही नहीं है। ये जेल मैनुअल का ही उल्लंघन नहीं है। ऑल सेटल नॉर्म्स हैव बीन फ्लाउटेड बाय द स्टेट ऑफ झारखंड बाय अलॉटिंग दिस बंगलो टू हिम। देयरफॉर द प्रेयर इन द पिटिशन इज दैट द ऑनरेबल हाई कोर्ट शुड टेक इमीडिएट कॉग्निजेंस ऑफ दिस मैटर एंड ही शुड बी शिफ्टेड बैक टू होटवा जेल। खबरें अभी और भी हैं, जल्द लौटते हैं। बोकारो स्टील प्लांट की सहयोगी कंपनी बीपीसीएल में बड़ा हादसा टल गया। बीपीसीएल के बिजली संयंत्र के 11 केवी के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि घटना की सूचना मिलने के साथ ही दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। बाप रे, एकदम और फैल गया जी। हजारीबाग पुलिस ने पीएलएफआई के एरिया कमांडर समेत 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। संगठन की महिला विंग की मुख्य कमांडर और संरक्षक काजल विश्वकर्मा उर्फ मैडम जी को रांची के सिकिदरी से गिरफ्तार किया गया है। ये लोग बड़का गांव और उरीमारी एरिया में कंपनियों से लेवी वसूलने का काम करते थे।
गिरफ्तार नक्सलियों के पास से एक देसी कट्टा, एक देसी राइफल और 3 कारतूस बरामद किया गया है। इसमें नंदकिशोर महतो, जिसको जो है PLFA के माध्यम से इस इलाके का मतलब साउथ ऑफ बड़का गांव उरीमारी से लेकर के बोकारो तक का एरिया का एरिया कमांडर के रूप में घोषित करते हुए, तो वो लोग संगठन के नाम पे लेवी, इधर का सारा बिजनेसमैन को कॉल करते हुए लेवी वसूलने का काम करता था। और उनके साथ एक महिला काजल विश्वकर्मा भी अरेस्ट हुई थी और एक इशाक अंसारी भी। झारखंड में कोरोना जांच में तेजी लाने के लिए सभी जिलों में अलग अलग दिन मेगा रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत कल रांची में विशेष अभियान चलेगा। इसे लेकर रांची में 20 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 7,500 टेस्ट का लक्ष्य रखा गया है। पिछले दिनों राज्य के 4 जिलों रांची, धनबाद, पलामू और पूर्वी सिंहभूम में 2 दिवसीय अभियान चला था। तब करीब 40,000 सैंपल की जांच हुई थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।